हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो आज अपन देखते हैं नेक्स्ट रोग कैंसर। देखिए भाई, कैंसर भी एड्स की तरह आजकल सबसे ज़्यादा होने वाला डिजीज़ है। ठीक है, तो कैंसर के नंबर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन रीज़न है कैंसर का कि देखो, अपने शरीर में सभी कोशिकाएं डिवीज़न करती हैं, विभाजन करती रहती हैं, लेकिन कोई कारण ऐसा होता है, कोई रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल खो देती है। ठीक है, जो नॉर्मल 1 से 2, 2 से 4 हो रही हैं, वो अपना कंट्रोल खो के एक गांठ बना लेती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल जो खोती है ना, कि ये पागल कैसे हो गई। ठीक है, जनरली तो क्या होती है कि एक डिसिप्लिन में रहती है, अनुशासन में रहती है सामान्यतः कोशिकाएं जो भी विभाजन करती है, लेकिन कुछ फैक्टर अपन बाहर से या फिर इंटरनली हो सकते हैं। वो फैक्टर उनके लिए जिनके लिए तो अपन खुद ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, मैक्सिमम यानी 90% कैंसर जो होता है उसके लिए ह्यूमन खुद जिम्मेदार होता है, मानव। ठीक है, तो अब जब आप खुद ही जिम्मेदार हो तो दूसरे को दोष देना तो बेकार है। हाँ, 10% होता है कि आनुवांशिक हो ये, ठीक है, यानी मम्मी पापा या फिर किसी भी अपने खानदान में से आया हो कैंसर, तो ये उसका एक रीजन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर रीजन है वो मानव खुद क्रिएट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है खुद क्रिएट, तो देखो, जैसे अपन हर जगह पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जैसे अपन खेतों में दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, फल फ्रूट लेके आए मार्केट से, उनमें आप दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये कैंसर कोजिंग है। ठीक है, ये कैंसर को दावत देते हैं। अब कैसे दावत देंगे, क्योंकि जो कोशिकाएं 1 से 2 हो रही थी, यानी एक कोशिका थी, इससे डिवीजन होकर विभाजन करके 2 कोशिकाएं बदल रही थी। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन था, इनके एक कुछ नियम थे। ठीक है, तो आपने क्या करा, बाहर से पेस्टिसाइड खा रहे हो, दवाएं वगैरह। ठीक है, ये जो खाद बीज भंडार वाले हैं ना, ये भर भर की दवाएं दे रहे हैं आपको, कि जैसे मान लो आप सब्जियां उगा रहे हो। ठीक है, तो सब्जी में ना कोई भी पेड़ है उसके फूल नहीं आ रहे हैं, ले जाओ भाई दवाई ले जाओ। उस पर मक्खियाँ मच्छर बैठ रहे हैं, लो भाई दवाई ले जाओ। ठीक है, यानी प्रॉपर जहर बांट रहे हो। तो जहर क्या करते हैं, अपनी जो कोशिकाएं को जो कंट्रोल करते हैं ना विभाजन को, कुछ जीन, ठीक है, कुछ फैक्टर इसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन पे ही अपना नियंत्रण क्या हो जाता है, खो जाता है ना। और वो जीन एक प्रॉपर कैंसर जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैंसर जीन में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब कैंसर जीन में कन्वर्ट हो गए, जिनको ओन्कोजीन बोलते हो आप, इन प्रोटो ओन्कोजीन के मिलते हैं, लेकिन वो ओन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए, कैंसर वाले में कन्वर्ट हो गए। अब कैंसर में कन्वर्ट हो गए तो कंट्रोल खो गया। अब ये क्या बना लेती है, गांठ बना लेती है। इसी को भाई क्या बोल रहे हो आप, कैंसर बोल रहे हो। तो कैंसर कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, यानी नॉर्मल जो काम चल रहा है आपके घर में, ठीक है, अब सारे घर वाले अपना अपने काम करने लग गए, तो एक टाइप का वही कैंसर है। ठीक है, पहले एक आदमी संभाल रहा था कि कैसे कैसे डिसिप्लिन में रहना है, लेकिन किसी कारणवश आपने वो डिसिप्लिन खो दिया। हो सकता है वो आपके पड़ोसी हों खोने वाले, ठीक है, आपके रिश्तेदार हों, लेकिन किसी भी कारणवश आपने अपना कंट्रोल खो दिया है, तो वही कैंसर है। तो समाज में भी कैंसर हो रहा है और पर्टिकुलर इंसान को भी क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। चलो देखते हैं कैंसर के बारे में कि कैंसर एक्चुअल में है क्या। तो देखिए भाई, यहाँ पे है कि मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है। ठीक है, मानव में जो भयंकर भयंकर रोग हैं, जैसे HIV वगैरह हो गया, उनमें से भी भयंकर एक क्या है, कैंसर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा भयंकर इसलिए कि ये सामान्य हो गया भाई। पहले ना कहीं कहीं पे मिला करता था, गाँव में देखने पे ना दूर दराज में कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था, लेकिन आजकल अगर अपन बात करेंगे तो भाई गाँव में ही 2-5 को तो कैंसर मिल ही जाता है। ठीक है, तो कॉमन हो गया है आजकल। और इसका मेन रीजन मैंने बताया कि दवाइयों का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। ठीक है भाई, जब हो ही रहा है तो ये भी कारण रहेगा ना, तो ये भी असाध्य रोग ही है। जैसे अपन इसको कह सकते हैं कि इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं। ठीक है, इलाज हो सकता है, लेकिन वो प्रारंभिक स्टेज में हो सकता है, प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 4th स्टेज में पहुंच गए, ठीक है, वहाँ पे आपका इलाज संभव नहीं है। और दूसरी बात, इसका ना ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होता है, तो आम आदमी जो हर कोई है वो इसका इलाज करा भी नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका भी एड्स की तरह मेनली तो क्या है, देखो, परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेनली क्या है, बचाव ही इलाज। बचाव कैसे कर सकते हो, कि जो दवाइयाँ होती हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उनसे आप उनका यूज कम से कम करो।
घर पे अपने खेती करो ना, उसमें हो सकता है कि आप अपना एक छोटा मोटा खेत रख लो, तो उसमें अपना खुद का खाने का करो, उसमें कोई दवाइयाँ ववाइयाँ मत डालो, ठीक है। और ये जो दवाइयाँ होती है ना घास वास की अपन डालते हैं, ठीक है, जो भी ये आलतू फालतू को पौधे आ जाते हैं साथ में, तो उनको जलाने के लिए दवाइयाँ डालते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या करती है, कैंसर कोजिंग होते हैं, तो उनको रोकना चाहिए। जैसे खाद यूरिया डीएपी इनका यूज करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, कैंसर कोजिंग होते हैं, तो इनसे भी बचा जा सकता है। सब्जियां आप मार्केट से लाओ, उससे बेटर है कि 5 पौधे आप घर में लगा लो, ठीक है। 5 पौधे 10 पौधे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने पौधे लगा लो, तो वो बेटर है। बाहर से आप सब्जियां ला रहे हो, एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, पैसे भी कम लगेंगे, ठीक है। और सेकंड क्या रहेगा कि आपको बीमारियों से भी बचाव करेंगे वो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा लोग, भाई ये पहले का डेटा है, 10 नहीं अब तो 15 ही मान के चलो, आपसे भी ज्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। यानी 10-15 लाख लोगों को तो हर साल कैंसर हो जाता है, आजकल ज्यादा ये डेटा। और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, ये तो होते हैं, इससे ज्यादा तो लोग मर जाते हैं, ठीक है। कैंसर होने वाली क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जन्य रूपांतरण, कार्सिनोजन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो नॉर्मल जो कोशिका होती है, ये कैसे कोशिका है, मान लो नॉर्मल है, ये नॉर्मल डिवीजन कर रही है ऐसा, 1 से 2 कोशिकाएं बन रही हैं भाई मेरे यहाँ पे, लेकिन ये अपना कंट्रोल खो दिए, और अब इनको खुद को नहीं पता कि क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, डिवीजन डिवीजन कर करके बेटा गांठ बना दी, गांठ बना दी, यानी ट्यूमर बना दिया। क्या बना दिया इसने, एक ट्यूमर बना दिया। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला इसको, कार्सिनोजन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपने क्या कर दिया, नॉर्मल सेल को किसमें बदल दिया, कैंसरजन कोशिका में बदल दिया, ठीक है। इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। तो ये कह रहा है कि अभी जो इसका उपचार और इसको कैसे कंट्रोल करें, बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल करें, हो सकता है जैसे कोई कैंसर होने की जिसमें ज़्यादा संभावना है, उसका कोई जीन वीन करें, नियंत्रित करें, क्या करें, ये अभी इस पर सोच चल रहा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है, कि नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो ये मान लो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, और ये अपना डिवीजन नॉर्मल तरीके से कर लिए, ये इससे बन गए 2 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। यहीं पे कहीं पे एक दूसरी सेल ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं अपना एक नॉर्मल सेल नहीं है, ये है बेटा कैंसर सेल है। तो इनका डिवीजन का तो कोई पता ही नहीं है, क्या ही कर रही है ये, ठीक है। तो इसने बना ली एक ट्यूमर, बना ली एक गांठ बना दी, गांठ या ट्यूमर बन गया, ठीक है। यहाँ पे बन गया है एक ट्यूमर बन गया। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होते होंगे, कि जो नॉर्मल सेल होती है ये कुछ नियम रेगुलेशंस का पालन करती है, ठीक है। ये कुछ नियम होते हैं इसके, कि भाई हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। वही बात है ना, कि अगर कोई ज़्यादा देवी देवताओं को मानने वाला है, सात्विक आदमी है, उसके कुछ नियम होते हैं, और कोई नहीं मानता है, उसके कोई नियम नहीं रहते, तो वो अपने मनचाही काम करता है, ठीक है। तो वैसे ही नॉर्मल सेल के कुछ नियम होते हैं, देखो कौन से नियम होते हैं। अगर अपन पहले की बात करें तो एक होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो भाई, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, तो यहाँ पे तो रहता है ये उपस्थित, और यहाँ पे क्या रहता है ये, जैसे मैं प्लस का मतलब यहाँ पे उपस्थित है, और इसका मतलब है यहाँ पे अनुपस्थित, ठीक है, ओके। अब देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है यहाँ पे, और
एक सेल है यहाँ पर, एक सेल है यहाँ पर। अब इनमें हो रहे हैं डिवीजन, इनमें क्या हो रहे हैं, डिवीजन हो रहे हैं, इनमें हो रहे हैं डिवीजन। ये लो भाई डिवीजन हो रहे हैं इसमें, ठीक है, ये जनरली इसमें हो रहे हैं डिवीजन। अब मुझे एक चीज बताओ, इसको कैसे पता चलेगा कि आपको यहीं पे रुकना है। जैसे मान लो कि कुछ मीजोडर्मल सेल है, यहाँ पे लिया अपन ने कोई एक मीजोडर्मल सेल ले लिया, यानी कोई बोन का ही निर्माण कर रही है मान लो, तो बोन की एक पर्टिकुलर शेप होती है कि नहीं होती। मान लो ये वाली बोन है अपने एक छोटी, अगर ये डिवीजन करती रहती हो सकता है इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये कैसे रुक गई, ये कैसे रुक गई, तो वो क्या करती है कि अब जैसे मान लो इतनी सेल चाहिए इनको, इससे ज्यादा डिवीजन यहाँ पे नहीं करवाना है इनको, तो ये क्या करती हैं, इनको क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई अब आपको डिवीजन नहीं करना, रुक जाओ, यानी कोई कोई फैक्टर सीक्रेट करेंगी और इसको ये आपस में क्या करेंगी कि अब आपको डिवीजन नहीं करना। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी संपर्क में आके उसको रोकती हैं, यानी दूसरे की ग्रोथ को रोक रहे हैं। इनमें ये नहीं होता, तो ये तो क्या करेंगे, चलो भाई डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन पे डिवीजन, है ना, डिवीजन पे डिवीजन, और वो क्या बना लेंगी, एक गांठ बना लेती। तो इनमें ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, यानी एक प्रकार का ये पॉजिटिव फीडबैक है कोशिका जो देती है ना दूसरे को कि भाई नहीं इससे ज्यादा नहीं, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, रुकना है, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं अपन यहाँ पे, एक होता है इनवेसिवनेस, ये इनवेसिवनेस, ठीक है, ये यहाँ पे रहता है अनुपस्थित और ये यहाँ पे रहता है उपस्थित। इनवेसिवनेस, देखो इनवेसिवनेस क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये सेल रखी हुई है यहाँ पर, ये कुछ सेल रखी हुई है, ठीक है, और इन्हीं में से कुछ सेल रखी हुई है यहाँ पे, रेड कलर की सेल रखी हुई है, ठीक है, कुछ क्या रखी हुई है यहाँ पे, रेड कलर की सेल। तो इनका जब डिवीजन चलता है ना ऐसे ऐसे, इनका क्या चल रहा है यहाँ पे, डिवीजन चल रहा है। तो जैसे इसके कांटेक्ट में ये आई यहाँ पे, ये कांटेक्ट में आई, तो अब ये क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव फीडबैक दे देंगे कि अब आपको और ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है, आपको और ज्यादा डिवीजन नहीं करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसके जैसा ये लगभग ये, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे ना, तो जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, और इधर ये बीच में सेल है वैसे, ठीक है, तो इनको नियम के अनुसार यहाँ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करती हैं, डिवीजन करती रहती हैं, डिवीजन करती रहती हैं, ये यहाँ पे ऐसे गांठ बना लेती हैं। तो इनका क्या है, इनवेजिवनेस है ये क्या है, इनवेजिवनेस, ये कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम करे जाओ डिवीजन, ये इसको रोक देती हैं इधर, लगभग इसके जैसा ही है। चलो अपन थर्ड की बात करें यहाँ पे, तो एक यहाँ पे है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी अमरता, अजर अमर, ठीक है। तो ये तो अजर अमर नहीं होती हैं, इनकी मृत्यु होती है, और ये रहती हैं अजर अमर रहती हैं भाई, ये क्या रहती हैं, अजर अमर रहती हैं। अब आप कहोगे कि अजर अमर कैसे हो गई, अजर अमर इसलिए हो गई कि इनमें तो डिवीजन कंटिन्यू चल रहा है ना, इनमें तो डिवीजन क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, इनमें तो रुक जाता है, इनमें तो रुक जाता है डिवीजन एक के बाद में, और फिर बाद में जैसे एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद में ये सेल डैमेज हो जाती है। अच्छा ये जो डिवीजन होता है ना, ये इनका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ जाता है, ये बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो इनका डिवीजन होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है, ये तो गांठ बनाती ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या रहती है, अमर रहती है, क्या रहती है भाई, ये अमर रहती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे तो एक बार बना देते हैं थोड़ा, तो एक आता है टीलोमरेज, टीलोमरेज यहाँ पे रहता है कम, और यहाँ पे क्या रहता है, ये ज़्यादा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे क्रोमोसोम होते हैं ना, ऐसे ये क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है।
तो टीलोमरेज एक्टिविटी होती है जो क्या कर रही होती है, इसको डिवीजन करवाती है। तो यहाँ पे रहता है ये एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव रहता है। यहाँ पे कुछ समय के बाद में ये हो जाता है इनएक्टिव, टीलोमरेज एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाती है आफ्टर कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, आफ्टर सम टाइम। चलो अब देखो यहाँ पे ये कब हो जाती है, जैसे लगभग टीलोमरेज एक्टिविटी, या फिर मैं बोलूँ कि इनमें सेल डिवीजन कब कम हो जाता है, लगभग 50 जनरेशन के बाद में। ये एक सेल में अगर 50 बार डिवीजन हो गया तो वो लगभग क्या कर जाती है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। 50 ही जनरेशन पैदा करती है वो अपनी, ठीक है, ओके। और इसमें यहाँ पे रहता है एक एंजाइम टीलोमरेज वाला, ठीक है, ये उसकी बातें हो रही है यहाँ पे। अच्छा, सेल की मृत्यु को क्या बोलते हैं अपन, अपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस, ठीक है, यानी कि क्या होती है, डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ सेल। तो ये है कि कैंसर वाली सेल में और नॉन कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है कि अगर नॉर्मल सेल है वो डिसिप्लिन में है, डिसिप्लिन में क्यों है, इसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है ना, कि डिसिप्लिन में तो है बट क्यों है, इसके भी कुछ क्या होंगे वहाँ पर रीजन होंगे। तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन हो सकता है, यानी संपर्क में आएगा तो उसकी ग्रोथ को रोक दो डिवीजन की को, ठीक है। और इन्वेजिवनेस है, इन्वेजिवनेस का मतलब ये हुआ कि जैसे पास में आ रही है तो और इसकी जैसे लग इसके अंदर और डिवीजन ना हो, ठीक है, उसके बाद में चुप, ठीक है, लेकिन गांठ वाली तो बनाई जाती है, बनाई जाती है, समझ गए ये चीज। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं अपन यहाँ पे, कि अब अपन कैसे पहचानेंगे कि नॉर्मल सेल में चेंजेस कैसे आते हैं जिससे वो किस में बदल जाती है, कैंसर सेल में बदल जाती है भाई। किस में बदल जाती है वो, एक कैंसर सेल में। तो देखो एक ये है अपनी यहाँ पे एक नॉर्मल सेल है, ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है ये। अब इसमें हो रहे हैं, अच्छा इसके ऊपर क्या रहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं अपन कुछ रिसेप्टर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कह सकता हूँ, सेल सिग्नलिंग, ठीक है। अब इसकी बढ़ रही है साइज, क्या बढ़ेगी, इसकी साइज बढ़ेगी। तो नॉर्मल प्रोसेस है डिवीजन होने के लिए, देखो साइज बढ़ेगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, सेल डिवीजन होना शुरू होंगे, क्या होंगे इसमें, सेल डिवीजन होना शुरू होंगे। और ये मान लो ये सेल इनमें कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, ये इनमें क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखो जब इनमें कन्वर्ट हो गई ना तो इसको कंट्रोल, दो प्रकार के जीन इसको कंट्रोल करते हैं भाई। देखो कौन कौन से जीन होते हैं, दो, जो इसको क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक तो देखो थोड़ा कलर कर देते हैं अपन चेंज, ये लो, एक होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्को जीन्स, ठीक है। एक होते हैं ट्यूमर सप्रेशर, ट्यूमर सप्रेशर, ट्यूमर सप्रेशर जीन होते हैं भाई। ये दो टाइप के जीन होते हैं, एक प्रोटोऑन्कोजीन और एक दूसरे ट्यूमर सप्रेशर जीन होते हैं, दो प्रकार के जीन होते हैं। अब ये कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं, तो देखो ये जो है ना, इसका तो मेन काम क्या होता है कि जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ग्रोथ फैक्टर, ये इसको तो क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। एक इसका जो मेन काम होता है कि सेल सिग्नलिंग, सेल को सिग्नल देगा कि हाँ भैया अब आपको क्या करना है,
डिवीजन करना है, यानी KI इंडेक्स बढ़ता है तब की बातें हैं ये। और एक क्या करता है ये, कंट्रोल BMR बोल सकते हैं अपन इसको, या फिर मेटाबॉलिक या फिर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है ये, कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या होते हैं कि इसमें रहते हैं सेल साइक्लिंग चेक पॉइंट जीन होते हैं। ये क्या होते हैं, सेल साइक्लिंग चेक पॉइंट जीन। यानी ये क्या करेगा कि जैसे ये नॉर्मल सेल थी, ये वाली सेल क्या थी, यहाँ पे नॉर्मल सेल है, इसमें डिवीजन चल रहा है, तो ये प्रॉपर डिवीजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं पे अनकंट्रोल तो नहीं हो गया, यानी एक सैंपल ले लेके चेक करने वाला काम होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ना एक जीन होता है P53, ठीक है ना, ये मेन चेक पॉइंट वाला जीन है और जीवन में प्रेजेंट होता है, जीवन सेल साइकिल की स्टेज होती है ना जीवन, उसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये उसको सप्रेस करता रहता है, ठीक है। ये क्या करता रहता है, उसको सप्रेस करता रहता है कि बस अभी इतना डिवीजन ही चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर के टाइम पे डेथ कोज भी करता है, ठीक है। उसको क्या बोल रहे थे आप, एपोप्टोसिस, है ना, एपोप्टोसिस। चलो, तो ये दोनों ही जीन काम कर रहे हैं मेरे भाई, काम के हैं दोनों के दोनों जीन। अब देखो कैसे कैसे काम के हैं दोनों जीन, यहाँ पे ये दोनों क्या काम कर रहे हैं। अब इनमें अगर मान लो क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, इन जीनों में तुमने क्या करवा दिया, म्यूटेशन करवा दिया। म्यूटेशन का कारण कुछ भी हो सकता है। देखो ये दो जीन है, प्रोटोऑन्कोजीन्स यानी प्रोटोऑन्कोजीन्स, यानी अभी ये कैंसर जीन में नहीं बदले हैं, ठीक है। तो ये अपने लिए हेल्पफुल है, अपने लिए क्या है ये हेल्पफुल। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि मार्कर है, ठीक है, ये अपने लिए हेल्पफुल है। लेकिन जैसे ही ये टूट गया या फिर उसमें कुछ चेंजेस हो गए या खराब हो गया, तो ये तो कुछ भी लिख रहा है ना, तब ये फिर कैंसर हो गया अपने लिए, तब तो बेकार हो गया ना। बेकार का मतलब अगर सेल की बात करेंगे तो कैंसर, ठीक है। तो अगर इन दोनों जीन में अगर म्यूटेशन हो जाएंगे ना, तब जाके दिक्कत है, ठीक है, तब जाके क्या है दिक्कत है। जैसे म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा भैया, कैंसर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैंसर हो जाएगा। चलो इधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते अपन इसको, कैंसर कोज करेगा ये, क्या करेगा ये, यहाँ पे कैंसर कोज करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से जीन में है म्यूटेशन हुए तब, प्रोटोऑन्कोजीन में और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कैंसर करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो अपनी एक नॉर्मल सेल है, जो यहाँ पे ये जो एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, एक यहाँ पे बना देते हैं, ये नॉर्मल सेल हो गई अपनी। तो इसके ऊपर कुछ रीजन्स हो सकते हैं, इसके ऊपर रीजन्स का मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ क्षेत्र होंगे, नहीं, इसके कुछ रीजन हो सकते हैं जो इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कैंसर में कैसे बदल रही है ये अपन बना दिया एक ट्यूमर, यानी ये इसमें कैसे बनी है, ठीक है। तो हो सकता है क्या रीजन हो, फर्स्ट में तो मान लो केमिकल रीजन हो कोई, क्या हो भाई, केमिकल रीजन हो, ठीक है। रीजन्स को अपन यहाँ पे ना कार्सिनोजन कह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है क्या हो, फिजिकल कार्सिनोजन हो, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन का मतलब कैंसर करने वाले। हो सकता है क्या हो, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन हो, यानी कोई जैविक कारक हो, ठीक है। अब इसमें कौन से तो बायोलॉजिकल होंगे और कौन से यहाँ पे फिजिकल होंगे, ठीक है। इसके बारे में अपने को यहाँ पे देखना है भाई, ठीक है। तो देखो अब पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या। मान लो ये एक सारे रीजन्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये फैक्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो अब क्या हो जाएगा, तो जैसे मान लो ये अपना एक नॉर्मल टिश्यू है और इसमें हो गया है अभी कैंसर हो गया, तो यहाँ पे गांठ बन जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ये बन गई मान लो कोई एक गांठ बन गई है। लेकिन ये गांठ बनती है ना, इसकी भी कुछ स्टेप होती है भाई, इसकी क्या रहती है कुछ स्टेप। तो पहले ना इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है ऐसे ऐसे करके, कैप्सूल रहता है इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके, यानी ये फैलती नहीं है अभी के लिए, ये फैल नहीं रहा है ये कैंसर यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक कैप्सूल रहता है, यानी ये रहता है कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, ठीक है। यानी इसकी कवरिंग है, यानी मान लो मैं बोलूँ कि ये कैंसर की गांठ है तो इसके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है। अब ये जो सेल है ना, इनका एक नाम है नियो प्लास्टिक सेल, क्या बोलोगे आप इसको, नियो प्लास्टिक सेल, यानी अभी ताज़ा ताज़ा बनी है तो नियो बोल दोगे आप इसको। और ये इसका क्या है, कैप्सूल है भाई, ये क्या है इसका कैप्सूल है। अब ऐसे ट्यूमर को, है तो ट्यूमर ही, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेनाइन, बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर बोल देते हैं अपन इसको, अबूर्त गांठ। ये फैलता नहीं है, ये ज़्यादा दुखदायी भी नहीं, अब ये फैल नहीं रहा, स्प्रेड नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैल रहा है। इस टाइम पे आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, इस टाइम पे आप इसका क्या करवा सकते हो, ट्रीटमेंट यानी इलाज करवा सकते हो। कैसे, आप इसको निकाल के यहाँ से इसको क्या करो, डॉक्टर से शल्य चिकित्सा करेगा, काट के इसको बाहर निकाल देगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, इसमें से ना एक टुकड़ा निकाल देते हैं, यहाँ से एक टुकड़ा निकालेंगे और उसको जांच करने के लिए भेज देते हैं, जिसको बायोप्सी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, बायोप्सी। तो ये खतरनाक स्टेज है। बायोप्सी में क्या करते हैं कि यहाँ से टुकड़ा लिया, यहाँ से टुकड़ा लिया और ये जो सेल्स है ना, इनकी जांच करते हैं, ठीक है, कि इनका जो KI है, यानी जो अभी अपन ने बात करी ना पहले, कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं, कारण क्या होते हैं, कौन कौन से उसमें ना अभी अनुशासन की बात करी ना, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो उनकी ये जांच करते हैं इसमें, है ना। अगर कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है तो उसको कैंसर बोल देंगे कि भाई इसको तो कैंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी कि यहाँ से इसको हटा दिया आपने, ये जो लेयर थी ना कैप्सूल, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो ये सारी सेल फैल जाएंगी। ये सारी सेल क्या करेंगी, यहाँ से निकल के और चली जाएंगी ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे चली जाएंगी, ये अपने ब्लड वेसल में चली जाएंगी, रक्त वाहिनिकाओं में, ठीक है। यहाँ से निकल निकल के ये, यहाँ तो ब्लड है ही, और ये यहाँ पे चली जाएंगी। अब फिर ये पूरी बॉडी में फैलेंगी भाई। फिर क्या करते हैं, ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, फिर ये कैंसर बस में नहीं आने का, ठीक है। फिर ये असाध्य रोग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर इस पे ना अपन करवाते हैं कि एक्सरे करवा देते हैं, ठीक है, कीमो चल रहा होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक्सरे डाले जाएंगे, कुछ केमिकल्स डाले जाएंगे, इन सेल को नष्ट करना चाहते हैं अपन, वो केमिकल डाल के, एक्सरे डाल डाल के, है ना। वो बात करेंगे अपन इसके बारे में, लेकिन अभी तो देख लो इसको क्या बोल रहे हो आप, नियोप्लाज्म। अब ये क्या करता है, कुछ यहाँ पे ना केमिकल रिलीज करता है, ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्यूमर एंजियो, चलो लिख देते हैं अपन, ट्यूमर एंजियो वर्ड यहाँ पे लिया गया है जेनेसिस। एंजियो मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड चीजें ली गई हैं भाई यहाँ पे ना, उससे नाम लिया गया है ट्यूमर एंजियो जेनेसिस, फैक्टर रिलीज करता है, क्या करेगा ये, फैक्टर रिलीज करेगा, ठीक है। अब अपना बचाव तो करेगा ये। अब जैसे ही ये करेगा तो यहाँ पे ना ब्लड फॉर्मेशन, ये जो ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ब्लड फॉर्मेशन वेसल्स बढ़ेगा ना, जैसे मान लो भाई यहाँ पे ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स बन गए। देखो कोई भी सेल होती है, उनको खाने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, भोजन चाहिए ना। तो भोजन कहाँ से आता है, ब्लड से आता है। तो यहाँ पे ना इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स बन जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी क्या बन जाती हैं इसमें,
अंदर पहले ब्लड वेसल्स नहीं थे ना, यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। अब इनके बाद में क्या भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा भाई, यहाँ पे फूड वूड बढ़ जाएगा। अब जो नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, जो सामान्य कोशिकाएं होती, जो कैंसर वाली नहीं होती, उनका भी फूड ये ही खाने लग जाती है, ठीक है। तो मान लो ये कैंसर सेल है, ये नॉर्मल सेल है, तो ये इसका फूड भी ये खाने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है ना, बहुत ज्यादा क्या कर रही है, डिवीजन कर रही है, तो इसको बहुत ज्यादा क्या चाहिए, फूड सप्लीमेंट चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा भोजन इसका भी खाने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई, ये आपको पता लगा बेटा यहाँ पे कि क्या हो गया ये, कि कैसे कैंसर होता है, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह सारी चीजें वहां पे जाने लग जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे कि हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित है। अभी आपने बात करी कि क्यों है नियंत्रित और नियमित, इसका क्या रीजन है। सेकंड है, कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधि टूट जाती है, यानी ये नियमावली है ना, जो कंट्रोल है वो रेगुलेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। पर सामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाते हैं जिसे स्पर्श संदमन कहते हैं, यानी एक दूसरे को ये क्या कर रहे होते हैं कि ज्यादा उड़ना नहीं है, इसको क्या बोल रहे हैं आप, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बोलते हो। इसी गुण के कारण दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अत्यंत अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है, यानी अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही थी ना, उसको रोक देता है। जैसे घर में कोई ज्यादा उड़ रहा हो तो रुक जा भाई, ठीक है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं का ये गुण खत्म हो गया है। अगर कैंसर कोशिका, अगर नॉर्मल कोशिका कैंसर में बदल गई तो ये गुण उनका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, कंट्रोल खत्म। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख के कोशिकाओं को भंडार खड़ा कर देती हैं, डिवीजन 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 पे गांठ बना के तैयार कर दिया, जिसे अबूर्द या ट्यूमर कहते हैं। अबूर्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है देखो सुदम यानी बिनाइन ट्यूमर, यानी बिनाइन ट्यूमर जो फैलता नहीं है, जिसके ऊपर क्या रहती है, एक कवरिंग रहती है। और दुर्दम मैलिग्नेंट, यानी सुदम अबूर, अच्छा एक मैलिग्नेंट होता है जो क्या करता है, फैलता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। सुदम अबूर सामान्य अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, यानी फैलते नहीं है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं, इसे इनसे मामूली क्षति होती है, यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे नॉर्मल गांठ हुई, उसको निकाल दो बाहर, कोई भी गांठ है वो कैंसर ही भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी गांठ है वो क्या है, कैंसर ही है, लेकिन उस गांठ को क्या करते हो, फैली नहीं है तब तक काट के आप निकाल देते हो। कोई भी गांठ का मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार ना लिपिड की गांठें भी बन जाती हैं, तो वो उसमें नहीं माने जाएंगे, ठीक है। दूसरी ओर दुर्दम अबूर्त प्रतिरोध ध्वनि कोशिकाओं का पुंज है, यानी जो डिवीजन कर रही है। नवदरीय न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं, बहुत तेजी से बढ़ती हैं, जो भी बोला अपन ने, क्यों बढ़ती हैं कि देखो ये आसपास के सामान्य उत्कों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है, दूसरों को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है, क्योंकि वहां का फूड वूड खा रही है। अबूर्त कोशिकाएं सक्रियता में विभाजित और वर्धित होती रहती हैं, यानी बहुत एक्टिव रहती हैं ये, और बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं और ग्रोथ कर रही हैं, जिनसे कहता है आवश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करती हैं, यानी जो उसके पास में और कोशिकाएं हैं ना, जैसे ये कैंसर, ये नॉर्मल, तो इनसे ये प्रतिस्पर्धा करती है और इसका भोजन ही खुद खा जाती है, ठीक है। और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अबुर्दों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरदराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। यानी ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं फिर दूसरी जगह चली जाती हैं, जहां पे ये जाती हैं नए अबुर्द बनाना प्रारंभ कर देती हैं, तो वही प्रोसेस भाई, जो जैसा आदमी होगा, जो जहां जाएगा वही तो काम करेगा। मेटास्टेसिस कहलाने वाली ये गुण दुर्दम अबुर्दों का सबसे डरावना गुण है भाई, ठीक है। यानी ये से कह रहा है कि ये जो फैलता है ना, कैंसर कोशिकाओं का, कैंसर कोशिकाओं का एक स्थान से रक्त द्वारा अन्य स्थान पर जाकर फैलना, ये क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहते हैं बेटा इसको, मेटास्टेसिस कह रहे हैं, मेटास्टेसिस कह रहे हो आप इसको, ठीक है। और यही सबसे मोटी प्रॉब्लम है, ये फैलना है ना, वो मेटास्टेसिस है भाई, ठीक है। और ये सबसे डरावना गुण है, क्योंकि इसके बाद में आप इसका इलाज नहीं कर सकते, इसके बाद में इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरे शरीर में फिर आप फैलना शुरू कर देता है, जहाँ पे जाएगा वहीं पे अपनी कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर देगा, गांठ बनाना शुरू कर देता है ये,
ठीक है, अब देखो दूसरा यहाँ पर चलो इसके बारे में थोड़ा अपन देखते हैं एक बार के लिए कि जैसे ये है ये अपन ने नियोप्लाज्म बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, और इसके ऊपर अपन ने कैप्सुलेटेड लेयर भी बनाई थी। ठीक है, कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसके ऊपर एक कैप्सूल मिल जाता है जो इसको फैलने से बचाता है। ठीक है, ये कैप्सूल क्या करता है, इसको फैलने से बचाता है। ये क्या था, बेनाइन ट्यूमर था ना, ये था भाई बिनाइन ट्यूमर था, ये बेचारा फैलने वाला नहीं था। लेकिन अब क्या होता है कि कैंसर में बदलेगा ये, तो देखो कैसे बदलेगा। कैंसर में आपने जो कैप्सूल बना रखा था ना, आपने तो क्या बना रखा था, ये खुद ही बना रखा था अपना, वो किसी कारणवश क्या हो जाता है, फट जाता है, तो ये कोशिकाएं बाहर निकलना शुरू कर देती हैं यहाँ से। यही एक्चुअल में क्या है भाई मेरे, कैंसर, यही क्या है एक्चुअल में, कैंसर है। और अब ये क्या करता है, जाके जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या होती हैं अपनी ब्लड वेसल्स, ये अपनी रक्त वाहिनियां हैं, ये जाके उनमें फैल जाता है। ठीक है, ये चला गया रक्त वाहिनियों में। अब ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से फैलना शुरू हो गया, फैलना शुरू हो गया। अब इसको तुम बोलते हो मैलिग्नेंट है, ये कैंसर क्या है, मैलिग्नेंट, ये हो गया आपका मैलिग्नेंट कैंसर हो गया। ठीक है, और ये जो इसकी प्रॉपर्टी है फैलने का गुण, फैलना, इसको क्या बोल रहे हो आप, मेटास्टेसिस, इसको क्या बोलोगे आप, मेटास्टेसिस। तो देखो कैंसर क्या है, एक गांठ पहले कंट्रोल थी, लेकिन अब ये किस में बदल गई, कैंसर में बदल गई। तो ये फट गया है, ये वाली जो कवरिंग है जो फटी, तो ये ब्लड के थ्रू बाहर चली गई, दूसरी जगह चली गई, वहां जाके फिर से गांठ बनाना शुरू कर दिया जा जाके। तो ऐसे को तुमने क्या कह दिया, मैलिग्नेंट कैंसर कर दिया। ये है दुर्दम अबूर्त, मैलिग्नेंट का मतलब दुर्दम अबूर्त। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक कंडीशन है, ये सबसे क्या है, खतरनाक कंडीशन है। अब देखो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, अभी अपन ने बात करी थी, बीच में छोड़ दिया था उसको, कि कैंसर के कारण क्या क्या है, कैंसर के कारण क्या क्या है। तो देखो, अरे सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यीय कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक, तो देखो कौन कौन से कारक हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं। देखो भौतिक कारक जिनको तुम टच कर सकते हो, यानी जैसे एक्सरे वगैरह हो गई, एक्सरे कौन टच कर सकता है, तुम्हारे जो दांत है ना, इसका शेप, यानी बार बार अगर जीभ कट रही है तो ये भी एक कारण है कि आपको टंग का कैंसर हो जाए, है ना। ठीक है, तो देखो कई बार किसी के ना दांत बड़े होते हैं, कई बार किसी के दांत क्या रहते हैं, बड़े तो उनसे बार बार जीभ पे कट लगता रहता है, या फिर कोई खाना भी ऐसे खा रहा है अजीबो गरीब तरीके से, तो उनको बार बार क्या हो सकता है, जीभ में कट लग जाए। तो उनसे ही बार बार अगर कट लगेगा तो वहाँ आपकी सेल्स का जो डिवीजन है वो बार बार डिस्टर्बेंस होएगा। ठीक है, तो वो जहाँ के जीन है वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उससे संभावना क्या है कि आपको क्या हो जाए, टंग का कैंसर हो जाए। रासायनिक फैक्टर हो सकते हैं जैसे तंबाकू, ठीक है, आजकल क्रेज भी तगड़ा है, अथवा जैविक हो सकते हैं। जैविक में ये हो सकता है कि जैसे HIV का जो वायरस है ना, कल अपन ने HIV पढ़ा था, तो उसमें ये अपन ने बताना भूल गए थे अपन, कि जैविक कारक में जो HIV का वायरस है, तो HIV से भी कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये कारक कैंसरजन हो सकते हैं। कैंसरजन क्या होते हैं, कैंसर को फैलाने वाले कारक। एक्स किरण, यानी अगर अपन बार बार मान लो कोई एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, कई लोगों की आदत होती है कि कुछ भी हो जाए कि चलो डॉक्टर से एक्सरे करवा लो, यदि बोन की प्रॉब्लम है तो एक्सरे करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सरे वगैरह करवाने से क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये कोई सेल है,
ये इसका डीएनए है, ठीक है। अब इस पे तुम बार बार एक्सरे डालोगे भाई, बार बार क्या डालोगे, एक्सरे। तो इनसे क्या हो सकता है, जीन डिस्टर्ब हो सकता है। जो आपके प्रोटोऑन्कोजीन है, प्रोटोऑन्कोजीन, ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऑन्कोजीन में, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये क्या करेंगे भाई, कैंसर करेंगे। क्या करेंगे, ये कैंसर करेंगे, ठीक है। ये क्या कोज करेंगे, कैंसर। तो देखो, गामा किरणें ये इससे भी ज्यादा हानिकारक होती हैं, आयनिकारी किरण, विकिरण और पराबैंगनी किरणें, ठीक है। पराबैंगनी किरणों में अल्ट्रावायलेट किरणें हो सकती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, तो उसमें भी ज्यादा तेज धूप में रहने से हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। अनायनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्य रूपांतरण होता है। नवद्रव्य रूपांतरण मतलब जो नियोप्लास्टिक बताया था वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसर जन फेफड़ों के कैंसर के मुख्य कारण हैं, ठीक है। यानी जो तंबाकू रहता है उसमें निकोटीन रहता है, केमिकल कौन रहता है, निकोटीन। अब निकोटीन क्या करता है, जो अपने फेफड़ों के कैंसर होते हैं उनको प्रमोट करता है। ये नहीं है कि अगर तंबाकू पियोगे तो आप कैंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप तंबाकू पियेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये है कि अगर आप तंबाकू का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। अगर मान लो आप तंबाकू नहीं पी रहे तो आपको कैंसर होने के 50% चांसेज है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप तंबाकू पी रहे हो तो हो सकता है वो 50 से आपकी कितनी परसेंट हो जाए, 80% हो जाए, कि आपको संभावना ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अबूर्दीय विषाणु, ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। यानी अगर अपन बात कर रहे हैं ना कि जैविक कारण क्या हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, ठीक है। इनमें जो जीन होते हैं वो विषाणु या अबूर्दीन यानी वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं। भाई वायरल में जीन होंगे वो वायरल जीन होंगे, ठीक है, उनको वायरल वायरल जीन कहोगे। अब उनमें कुछ ऑन्कोजीन्स हैं जो कैंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल सेल को, तो ऑन्कोजीन कह दो, तो वायरल ऑन्कोजीन हो गए। इसके अलावा पर सामान्य कोशिकाओं में कई जीनों को पता लगा है जिन्हें विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण कर देते हैं। यानी अपन अपने डीएनए में कुछ ऐसे जीन भी होते हैं, अगर उनकी कुछ डिस्टरबेंस कर दो आप उनमें, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन है वो तो है, अगर आप उसमें कुछ डिस्टरबेंस कर रहे हो तो वो किस में बदल सकते हैं, कैंसर जीन में बदल सकते हैं। तो मैं वही बता रहा था अभी आपको कि जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपन, जैसे मान लो किसी ने, अभी बाजरे का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो बाजरे में आपने भर भर की दवाएं डाली, भर भर की क्या डाली, दवाएं डाली कि ना, शुरू में तो आपने डाली खरपतवार के लिए कि इसमें ना खरपतवार ना हो, फिर आपने उसकी ग्रोथ के लिए उसमें डाल दिया यूरिया, यानी प्रॉपर केमिकल, यूरिया केमिकल, और जो दवाएं डाल रहे हैं वो भी क्या है भाई, केमिकल। अब क्या होता है उसके बाद में, जैसे फसल बड़ी हुई तो एक ना, एक इंसेक्ट लगता है, एक कीट लगता है, उसके लिए फिर से आपने दवाएं डाल दी, तो भाई वो दवाएं उन्हीं को थोड़ी मार रही हैं, वो उनके जो डीएनए है, या फिर मैं बोलूँ जो पेड़ है, पौधा है आपका, उसके अंदर भी तो जा रहा है ना वो, तो वो अब उसके थ्रू आपके पेट में जाएगा, ठीक है, आपके डाइजेशन में जाएगा, एब्जॉर्प्शन होंगे उसके, ठीक है। अब वो जो केमिकल है वो जाके उस जीन के साथ डिस्टर्बेंस करेगा, जीन को क्या कर देगा, वो डिस्टर्ब करेगा। अब जीन जो नॉर्मल था बेचारा अपना काम करे, उसको आएगा गुस्सा, और वो किस में बदल जाएगा, कैंसर वाले में, कि तुम तुम्हारी ऐसे तैसी कराओ, ठीक है। अब डिवीजन डिवीजन डिवीजन, विभाजन विभाजन विभाजन, और बना देगा गांठ। तो ऐसी क्या होती है, गांठ बनती है, ठीक है, ऐसे कैंसर होते हैं। तो देखो, वे कोशिकाओं को कैंसर जनित रूपांतरण कर देते हैं, नॉर्मल कोशिका को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैंसर में। ये जीन कोशिकीय अबूर्त जीन या सेलुलर ऑन्कोजीन सीओक या आदि अबूर्त जीन या प्रोटोऑन्कोजीन कहलाते हैं। यानी अभी अगर कैंसर में नहीं बदला है तो प्रोटोऑन्कोजीन्स हो गए वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कुछ दो वायरस हैं, एक होता है ह्यूमन पेपिला वायरस, ह्यूमन पेपिला वायरस। तो ये जो ह्यूमन पेपिला वायरस है ना, इसके बारे में, ये एक आम वायरस है भाई, जो जनरली तो, अच्छा पहले एक चीज बता दूं मैं, कि प्रतिदिन बहुत सारी कोशिकाएं, नॉर्मल कोशिकाएं होती है ना, वो कैंसर कोशिकाओं में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि अपनी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अपना क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो उन कोशिकाओं को नष्ट करता रहता है। यानी जो मान लो ये कोशिका है कोई, ये कैंसर कोशिका में बदल गई,
तो अपनी प्रतिरक्षा आएगी, एंटीबॉडी इसको खा लेगी, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस हो गए ना, तो वो समझती है यार ये अपनी सेल तो नहीं हो सकती, तो अपना पराया वाला सीन है उसको खा जाती है। लेकिन अगर अनकंट्रोल ही हो गया भाई, पहले ही बहुत सारी बन गई एंटीबॉडी पे, तो काम ही नहीं हो पाया बेचारी से, तो फिर कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो एक होता है ह्यूमन पेपिला वायरस, यानी कई बार आपने देखा होगा कि अपने यहाँ पे गर्दन के आसपास में या कहीं पे भी ना छोटे छोटे ग्रोथ आ जाती है ना, एक अलग सी स्किन जैसी लटकने लग जाती है। ठीक है, अब उनको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं अभी, है ना, छोटे छोटे चकते तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो स्किन ही थोड़ा सा अलग दिखने लग जाती है, अलग आके लटकने लग जाती है ना, तो वो पेपिला वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पेपिला वायरस। अगर ये पेपिला वायरस HPV अगर ये अनकंट्रोल हो गया ना, तो ये भी कैंसर कोजिंग है, वो भी एक प्रकार का कैंसर, ये ध्यान देना। ठीक है ना, लोग झाड़ा वगैरह लगा ले, झाड़ा वाड़े से कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक होता है HBV, ये भी कैंसर कोजिंग है। तो ये दो वायरस आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? HPV और HBV। तो ये भी क्या करते हैं? कैंसर कोजिंग वायरस हैं, और ये इनको क्या कह सकते हो आप? बायोलॉजिकल रीजन। ठीक है, यानी जैविक कारक हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अपन ने देख लिया है। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे और डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे और इसका इलाज कैसे करेंगे। आप देखो, कैंसर अभिज्ञान और निदान, डायग्नोसिस, चलो डिटेक्शन लिख देते हैं, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। ठीक है, तो देखो कैंसर का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। चलो यहाँ पे ना अपन अंडरलाइन वाला देखते हैं, कहाँ पे? हाईलाइटर, ये हाईलाइट। देखो, कैंसर का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले ही आप जांच वाच करवा लो और आपको पता लग जाए, तो आपका उसका क्या करवा सकते हो? तुरंत इलाज शुरू करवा सकते हो, अगर बाद में इसका इलाज नहीं है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवति परीक्षा यानी बायोप्सी और ऊतक विकृति, हिस्टोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर और अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित है। तो देखो बेटा, ये जो है ना बायोप्सी, ये तो बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ आप इसका ना रुधिर परीक्षण वगैरह ये करवा सकते हैं, ब्लड परीक्षण और अस्थि मज्जा परीक्षण पर आधारित रेड बोन मेरो, जहाँ पे ना ब्लड वेसल्स वगैरह बनती हैं, जैसा कि अधिश्वेत रक्तता यानी ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। इसमें WBC के नंबर्स बढ़ जाते हैं। WBC क्या करते हैं? अपनी प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उन्हीं से होता है, ब्लड वेसल्स जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनके नंबर आपने बढ़ा दिए, अनकंट्रोल, यानी मेचुरेशन हो ही नहीं रहा, परिपक्व नहीं हो रहा, तुम कच्चे ही बने जा रहे हैं, जिसको तुम क्या कहते हो? रक्त कैंसर कहते हो। यहाँ पे देखिए, जीवति परीक्षा, जिस उत्तक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। अभी अपने बात करी कि बायोप्सी कैसे करते हैं। आंतरिक अंगों कैंसर पता लगाने के लिए देखो विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, एक्स किरणों का प्रयोग करा जाता है इसमें रेडियोग्राफी में। अभिकलित टोमोग्राफी, सिटी स्कैन बोलते हो, और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग MRI, ये सबसे सेफ है। MRI क्या रहती है? सबसे सेफ रहती है, क्योंकि आप इसमें एक्सरे यूज नहीं करते, एक्सरे यूज नहीं करते हो। जैसी तकनीकें बहुत उपयोगी हैं। अभी टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग किसी अंग के भीतर की त्रिविम प्रतिबिंब देख सकते हो। ये क्यों सुना सकता है कि टोमोग्राफी जो यूज करते हैं ना, इसमें आप 3D इमेज देख सकते हो। जीवित ऊतक में वैकृतिक, पैथोलॉजिकल और काय की फिजियोलॉजी की प्रतिमा में एकदम सेफ लगाने के लिए MRI में तेज चुंबकीय आनयनकारी विकिरण का उपयोग करते हैं। MRI सबसे सेफ है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सरे यूज नहीं करते। देखो अभी अपन ने बात करी थी कि कैंसर का रीजन एक एक्सरे किरणों का भी होता है। अगर जैसे मान लो ये सेल है कोई, इसके ऊपर एक्सरे डालोगे आप, तो इसके जो जीन है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन में, प्रोटोन को जीन में। तो ये तो खुद कैंसर कर रहा है। अब तुम जांच करने के लिए भी क्या कर रहे हो? कैंसर यूज, वो एक्सरे यूज कर रहे हो। तो एक्सरे यूज करोगे तो ये तो इसको प्रमोट करना हो गया ना इनडायरेक्टली, इसको क्या करना हो गया? ये तो प्रमोट करना हो गया। ठीक है, तो ये तो दिक्कत है। लेकिन सेफ अगर आ जाए क्वेश्चन तो क्या रहेगा? सबसे सेफ कौन है?
MRI। कुछ कैंसर को पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। देखो कैसे, जैसे आपने क्या करा, ये मान लो कोई कैंसर कोजिंग एजेंट है, आपके ब्लड में कैंसर हो रखा है, तो आपने डाल दी एंटीबॉडी उसके अंदर। क्या डाल दी है आपने? एंटीबॉडी। तो ये इसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? स्पेशल उसके लिए है ना, ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, यानी कैंसर प्रतिजन को ये पकड़ेगी। तो आप अगर ये एग्लूटिनेशन बोलते हैं इस प्रक्रिया को बेटा, है ना, एंटीजन और एंटीबॉडी को। तो अगर ये चल रहा है इसका मतलब कैंसर है। ठीक है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशानुगत सुगराहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक मॉलिक्यूलर जैविकी तकनीक को भी काम में लाया जा सकता है। यानी जिनकी हिस्ट्री है कि माँ बाप को भी किसी में से कैंसर था, या फिर दादा नाना नानी में किसी को कैंसर था, तो उसका अपन जीन का स्टडी करके, यानी उसके डीएनए कोशिका ली, ठीक है, उसमें से डीएनए निकाला, उसके स्टडी करा कि इसमें कहीं पे प्रोटॉन को जीन्स के नंबर ज़्यादा तो नहीं है, कोई की प्रोटॉन को जीन की उनको जीन में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी कैसी है, अगर है तो उस जीन को निकाल दो। ठीक है, तो उसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे जीनों की पहचान जो किसी व्यक्ति विशेष कैंसरों के प्रति प्री डिस्पोज करते हैं, कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष कैंसर जनों से जिनके प्रति सुग्राही होते हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर में धुआं बचने की सलाह दी जाती है। यानी भाई जिनकी ना पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो उनको क्या कहा जाएगा कि भैया तुम थोड़े से ना दूर रहो इनसे, तुम इनसे क्या रहो, थोड़े से के दूर रहो, वरना आपको क्या हो सकती है भाई, दिक्कत हो सकती है। ठीक है। पास वाले पर सामान्य उत्कों को पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए अनेक रसोचिकित्सीय कीमोथेराप्यूटिक औषधि काम में लिए जाते हैं। रसायन चिकित्सा है ना, कीमो औषध काम में लिए जाते हैं, जिनसे वे कुछ विशेष अवरोधों के लिए विशिष्ट होते हैं। अधिकांश औषधि में अनुषंगी प्रभाव यानी साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे बालों का झड़ना। तो बेटा जो कीमोथेरेपी चलती है ना, उसमें बालों का झड़ना सबसे मेन है। रक्तता, यानी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यक्रम ऑपरेशन। ठीक है। विकिरण चिकित्सा यानी एक्सरे डाल के, रसो चिकित्सा के संयोजन से किया जाता है। अपूर्ति कोशिकाएं प्रत्यक्ष तंत्र द्वारा पता लगाए जाने पर और नष्ट किए जाने से बचती हैं। और देखो कि अभूत कोशिकाएं होती है ना, ये बड़ी शानी होती है। ये क्या करेंगी, जो भी गांठ कोशिकाएं होती हैं, कि अपनी प्रतिरक्षा तंत्र पता ना लगा ले और उससे वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए वो उससे बचती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जो जैविक अनुक्रिया रूपांतरण करते हैं, कहते हैं सही इसको, जैसे कि वाई इंटरफेरॉन, और उनसे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और अभूत को नष्ट करने में सहायता करता है। देखो कैसे करता है ये, ऐसे कि भाई मेरे जैसे ये कोई कोशिका है, ये कोई क्या है, कोशिका है, चलो इसको कैंसर कोशिका मान लेते हैं, ये गांठ है। ठीक है। तो यह क्या करेगी, कुछ केमिकल सिक्रेट करती है यहाँ पर। ये क्या करेगी, कुछ केमिकल, जिसको क्या कहते हो आप, इंटरफेरोन कहते हो भाई। क्या कहते हो, इंटरफेरोन बोलते हो। अब ये इंटरफेरोन जो होते हैं, ये जो नॉर्मल सेल है, ये क्या है, सामान्य कोशिका है, मान लो कोई, ये है सामान्य कोशिका है। तो ये इसको जाके क्या करती है, मैसेज करती है। ये अपन ने इम्यूनिटी में बताया हुआ है, ये सामान्य कोशिका को जाके क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है। एंटीवायरल प्रोटीन, ये क्या करती है कि एंटीवायरल प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, एंटी वायरल प्रोटीन होती है एक्चुअल में। ठीक है। ये क्या करवाएगा, इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन टीआईपी, ये क्या करवाएगा, एक इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करवाएगा, जो क्या करेगा, इसके जो यहाँ पे जाके ये क्या कर रहा था भाई, कोई ड्रग्स, ये जो प्रोटीन है, ये टॉक्सोइड है, ठीक है, उसको ये रोक रहा था, इसके रेप्लिकेशन को रोक रहा था, अगर कोई एड्स वगैरह का वायरस वगैरह है तो। लेकिन कुल मिला के बात ये कि ये इसकी ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। तो डायरेक्ट ही क्यों ना अपन क्या दे दें, इंटरफेरोन दे दें। तो क्या करे, वो पहले से ही इनमें क्या कर दे, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इस टिश्यू की, प्रतिरक्षा कोशिकाएं यानी प्रतिरक्षियां, उनको एक्टिवेट कर देगा कि भाई कैंसर वाला आने वाला है, तो उसको क्या करे, पहले से समाप्त कर दे। या फिर हो सकता है ये दे रहा है, उससे पहले क्यों ना अपन ही दे दे। ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये अपन ने यहाँ पे ना
एक कैंसर वाले पेशेंट्स का अपन ने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, ठीक है। तो देखो अपन लोग इनको ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, देखो ये नॉर्मल छाला ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा गहराई है, ठीक है। तो ये कैंसर है, देखो ये जनरली हो जाते हैं और 2-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि हर जो अल्सर या छाला होता है वो कैंसर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ध्यान देना। ये हो सकता है पेट की खराबी की वजह से हो जाए नॉर्मली तो, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं हो रहे हैं तो इनको डॉक्टर को दिखाना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज ये फिर सीरियस कंडीशन में चले जाएंगे तो इनका इलाज फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला टंग कैंसर है, ठीक है। ये क्या है? टंग कैंसर है। तो यहाँ पे देखना नेक्स्ट, एक अपना यहाँ पे ना एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, अपन को बीच में रहेगा टाइप ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर। यानी कैंसर है ना वो कितने प्रकार का होता है। अब कैंसर का प्रकार ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि अगर किसी टिश्यू में हो रहा है ना, स्पेशल टिश्यू, तो उसके अनुसार उसका नाम हो जाता है। तो देखो फर्स्ट वाला रखते हैं, तो नाम देखते हैं अपन यहाँ पे क्या है, एक बार तो कलर चेंज कर लेते हैं। एक है कार्सिनोमा, फर्स्ट में क्या है? कार्सिनोमा, ठीक है। एक होता है सार्कोमा, सार्कोमा। एक होता है लिम्फोमा, लिम्फोमा, ठीक है। कार्सिनोमा सबसे ज्यादा रहता है भाई, ये ध्यान रखना है। कितना है? ये लगभग 85% है कार्सिनोमा। तो ये होता है एपिडर्मल, या फिर एक बार क्या लिखते हैं अपन, एक्टोडर्मल, या फिर एपिथेलियल टिश्यू में। कहाँ पे होगा ये? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इन्हें अपन डायरेक्ट कह दें कि स्किन कैंसर हो गया, ठीक है। आपके लंग्स कैंसर हो गए, ईटीसी, ठीक है। एक होता है मीजोडर्मल में, जो होता है मीजोडर्मल, यानी इसमें मेनली आ गया आपके बोन कैंसर आ गया, बोन से रिलेटेड कैंसर यानी बोन कैंसर। लिम्फोमा, या इसी को क्या भी कह सकते हो, ल्यूकोमा, ल्यूकोमा भी कह सकते हो, ल्यूकीमिया, ल्यूकेमिया कहते हो। और इसका एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे है ब्लड कैंसर, ठीक है। कौन सा है? ब्लड कैंसर, यानी इसमें क्या हो जाती है आपकी WBC के नंबर्स बढ़ जाते हैं। और WBC कैसी होती है? यहाँ पे इमेच्योर होती है। कैसी होती हैं? इमेच्योर, WBC बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या थे? टाइप ऑफ कैंसर। और अपन ने आज देखा कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, और कैंसर कितना भयावह है, और कैंसर के ट्रीटमेंट क्या हैं, ठीक है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।